नमस्कार मित्रों, विद्या भारती गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और तरोताजा होंगे और अपने तैयारी में लगे रहे होंगे, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, विंटर का सेशन है, बिल्कुल ठंडी का मौसम हो रखा होगा और आप रजाई के नीचे सो रहे होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वहीं आपका कोई दोस्त कहीं बगल में बैठकर आपकी तैयारी कर रहा होगा। तो आपके जितने भी विद्यार्थी हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हैं, उनको ये बता दें और स्वयं भी जाग जाएं कि जब तक आप स्वयं में अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं और हमारा सिर्फ इतना ही दायित्व है कि आपको उस दहलीज पर ले जाना जहां आपको सफलता कदम चूमती है। तो विद्या भारती गुरुकुल का यह उद्देश्य है कि आने वाला जो आपका एग्जाम है, जिसमें मुख्य रूप से आपका सीटी मेंस होने वाला है, और इस सीटी मेंस की खास बात यह है कि जो विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर उसमें आते हैं, बेहतर अंक लेकर आते हैं, निश्चित रूप से सरकार उसको एक नौकरी देता है। उम्मीद करते हैं कि इस साल आने वाला जो आपका 2026 है वो बिल्कुल सफलता भरा होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले कर्म करें, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व कर्म की प्रधानता को मानता है और जिस व्यक्ति के अंदर कर्म करने की चाहत है उसे दुनिया का कोई भी ताकत हरा नहीं सकता है। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि जो मैंने कर्म की बात कहा उसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आपके अंदर जुनून है किसी नौकरी को लेने का, तो आज ही अपना एक कॉल विद्या भारती गुरुकुल में घुमाएं और अपने एक सीट सुनिश्चित करें। और 22 दिसंबर से जो आपका बैच धुरंधर बैच के नाम से शुरू हो रहा है, उसकी खास बात यह है कि उसमें वही धुरंधर लोग शामिल होंगे जो सीटी पहले पास कर चुके हैं, मतलब प्री पास कर चुके हैं और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हरियाणा में एक सीट सुनिश्चित करें और इस नए साल में आप अपने माता पिता को एक उपहार दें। उस उपहार के लिए जो हमारा विद्या गुरुकुल है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई एक सफलता के सारथी के रूप में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो सारथी का बस यही उद्देश्य होता है कि उसको एक मंजिल तक पहुंचा देना, और उस मंजिल को कैसे पहुंचाना है उसके लिए एक योजना है। उस योजना में आप लोग आए। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि योजना है क्या। योजना का सीधा मतलब ये है कि यदि आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले एक आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि यदि आपको किसी अदर स्टेट में जाना है एग्जाम देने के लिए, वहां के डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो आप कैसे किसी गूगल में टाइप करके आप मैप निकालते हैं और वहां चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, राइट। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वह जो आपका गूगल मैप है आपका मार्गदर्शक बन गया, आपको रास्ता दिखाया। ठीक उसी तरह से जब कोई विद्यार्थी को नौकरी पाने की चाहत होती है और उनको लगता है कि भाई हम अकेले, निश्चित रूप से कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी पास हो जाते हैं, राइट। लेकिन सही मायने तो ये है कि यदि आप किसी से सहारा ले लें, अगर आप किसी से पूछ लें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम जो होता है वो कम लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर जब बनता है तो सीनियर डॉक्टर के सामने प्रैक्टिस करता है, राइट। और सीनियर डॉक्टर सिर्फ उसे बताता है, काम तो किसको करना होता है, प्रैक्टिस जो करते रहते हैं। ठीक वैसे ही काम आपको ही करना है, सफलता अंततः आपको ही लेना है, और संस्था या टीचर सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शक होते हैं। तो इस तरह से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि एक आप अच्छा मार्गदर्शक चाहते हैं कि आपको उस सफलता के शिखर पर पहुंचाएं, तो आज ही अपना नंबर, अपना एक सीट बुक करवाएं, कॉल करें विद्या गुरुकुल में। ठीक है, तो विद्या भारती गुरुकुल आपका स्वागत करता है इस बैच में। निश्चित रूप से आपको लगता है कि भाई अगर सफलता चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन करें। चलो, तो ये सब बातें तो आपकी सफलता को लेकर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सफलता मिलेगी कैसे। आपकी समस्या क्या है? आपका समस्या है प्रत्येक सेक्शन में अच्छे अंक प्राप्त करना, है ना। प्रत्येक सेक्शन में अच्छे अंक लाना, और उन्हीं सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक विषय वस्तु आता है, एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम जीएस कहते हैं, जनरल स्टडी कहते हैं। ठीक है, कई बार इसके जो छोटे पार्ट होते हैं उसको हम लोग जनरल नॉलेज कहते हैं, और उससे भी थोड़ा सा अगर करंट से रिलेटेड जिसको हम जीए कहते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अर्थात करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। तो ये आपको मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको जीएस की तैयारी करना है, ठीक है ना, खास करके इस एग्जाम में जीएस का भी रोल बहुत बड़ा होता है, तो जीएस के रूप में क्या क्या आपको करना है ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, देखो, जब हम लोग जीएस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि जीएस वाला सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है ना, तो जीएस सेक्शन में आपके पास हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, और पॉलिटी आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है बच्चा, ज्योग्राफी भी होगा,
ठीक है। इसके साथ साथ इको भी होगा, इकोनॉमी जिसको कहेंगे। इसके अलावे साइंस भी होगा, इसके अलावे आपका करंट अफेयर्स होगा, इसके अलावे आपका हरियाणा जीके भी होगा। अब आप सोचिए कि इतना सारा सब्जेक्ट में आप कैसे तुरंत एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। समय भी कई बार कम रहता है। तो होता क्या है कि हम लोग जो है वो प्रश्नों को बनाकर, कंटेंट को छाट कर, वो वैसे क्वालिटी वाले कंटेंट जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेंगे, ये काम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर हम जीएस को किस तरह से पढ़ें। इसके लिए बस ऐसे ही याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि सबसे जो आपका टफ टॉपिक है वो नजर आता है, सही मायने में देखा जाए तो कई बार बोलते हैं कि भैया हिस्ट्री है ना। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट? हिस्ट्री। अब आपको हिस्ट्री की अगर तैयारी करना है तो ये याद रखिए, ठीक वैसे ही जैसे 3 घंटे का मूवी आप 2 घंटे ना देखकर 3 घंटे भी देखते हैं, 2 घंटे देखते हैं, 2.5 घंटे अगर देखते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को अगर बताते हैं, अपने मित्र को बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं 5 मिनट में पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। राइट, क्या कर देते हैं? पोस्टमार्टम कर देते हैं, पूरा निचोड़ बता देते हैं। होता है या नहीं होता है? ठीक वैसे ही यदि आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पूरे कंटेंट को समझकर सिर्फ जो मेन क्रीम पॉइंट होता है आपको कॉपी पे नोट करना होता है, वहीं से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन सवाल यह है कि सर वो क्रीम निकाला कैसे जाएगा, है ना? क्रीम निकाला कैसे जाएगा? तो वो क्रीम आपको कैसे निकालना है मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि हमेशा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हमारा काम है आपको सिखाना कि हमारी अनुपस्थिति में भी अगर एक बार तौर तरीके को आपको सिखा दिया जाए तो आप घर पर जब बैठकर अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से हिस्ट्री को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं, पॉलिटी को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं, ज्योग्राफी को भी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं। अब सवाल यह है कि सर इसमें किया कैसे जाए। चलो आते हैं हम लोग। अब हिस्ट्री में ज्यादातर आप देखेंगे कि प्राचीन और मध्यकालीन से आजकल सवाल बहुत कम बनते हैं। राइट, जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो आता है आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आज की जो क्लास होगी वो होगा आपका आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री का। और उसमें हम लोग पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे आधुनिक भारत का। इसका एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनी का क्या? भारत आगमन। द मर्चेंट ऑफ यूरोपीय कंपनी कह सकते हैं कि यूरोपीय कंपनी का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और इसके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, क्लास में भी पढ़े होंगे, और भी जगह पढ़े होंगे, बुक्स भी पढ़े होंगे, है ना, बहुत सारा जीके की किताब आपके पास है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि आखिर ये है क्या, और कैसे कॉपी नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, और कॉपी में आपको लिखना क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी भर दिए और एक भी चीज नहीं आया। ठीक है, मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा हो जाता है। चलो, तो यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। ठीक है, तो कई बार ऐसा सवाल होता है कि हमारे देश में यूरोपीय कंपनी जो है वो क्यों आए। सबसे पहला सवाल तो ये आपको याद रखना है, यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय कंपनी। ठीक है, यूरोप की जो कंपनी है वो भारत में क्यों आया, किस कारण से आया। ठीक है, तो आपको ये मैं बता दूं कि हमारे देश में जो भारतवर्ष है, जो हिंदुस्तान है, जो आपका इंडिया के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारत में ही नहीं, मध्यकालीन से अगर हम पीछे चले जाएंगे तो प्राचीन भारत के लोग, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस समय भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिलसिला प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। आधुनिक समय में अगर हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग यूरोपीय कंपनी की बात करते हैं तो ये याद रखिए कि ये कोई नया नया नहीं था, प्राचीन भारत से ही चलता रहा था, एनिसेंट इंडिया से ही चलते आ रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग नाम सुने होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में ही हम लोग ईरान से, इराक से कुछ सामान लेकर आते थे और हम लोग अपने देश में इसको पिघलाते थे और फिर मिश्र धातु बनाते थे, जिसमें आपको कांसे की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे होता, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंडिया में आया। तो कई बार आपको ये सीक्वेंस पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है? सीक्वेंस पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आने का क्रम क्या है।
तो देखो बच्चा, एक तो आपको याद रखना है कि एक पुर्तगाल देश से आया जिसको हम पुर्तगीज बोलेंगे या पुर्तगाली बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पुर्तगाली या पुर्तगीज बोलते हैं। ठीक है, पहली बार हमारे देश में अगर कोई कंपनी आई तो पुर्तगाल से आया। इसके बाद एक कंपनी आई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डच कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, डच कहते हैं। इसके बाद कौन आया है? तो इसके बाद पता चलता है कि अंग्रेज आए, अर्थात अंग्रेज को अंग्रेज ना बोल के हम लोग ब्रिटिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ब्रिटिश कहेंगे। ठीक है, ओके, ब्रिटिश बोलेंगे। इसके बाद कौन आया है? तो इसके बाद जो आया, ठीक है ना, इसके बाद का मतलब समझ रहे हो ना, पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेज आया। अंग्रेज के बाद कौन आया? तो पता चलता है डेनिश आया। कौन आया? डेनिश आया। ठीक है, डेनिश आया। लेकिन डेनिश के बाद कौन आया? तो पता चलता है फ्रांसीसी आए। कौन आए? फ्रांसीसी आए। अब आप बताओ, भारत में आने वाला यूरोपीय कंपनियों का क्रम बताएं, तो ये इनका क्या है? एक आपका क्रम है। ठीक है, क्या है? इसका क्रम है। ओके, अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि हमारे देश में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन का जो समय है, ये बच्चा आपको याद रखना है कि यह 15वीं शताब्दी से ही प्रारंभ है। 15 सेंचुरी से, 15वीं शताब्दी से यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है वो किस शताब्दी से है? 15वीं शताब्दी से है। ठीक है, कौन सी शताब्दी से? 15वीं शताब्दी से है, 15 सेंचुरी से है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आपने कॉपी में क्या लिखा? मैंने बस एक सवाल दिया कि भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम बताएं, सीक्वेंस बताएं, तो आपको ये याद रखना है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इतनी बात अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला मुद्दा ये आता है कि क्या हमारे देश में 15वीं शताब्दी से पहले भी व्यापार होता था? बिल्कुल, 15वीं शताब्दी से पहले भी व्यापार होता था। तो यहां पर मैं एक आपको दिखाता हूं मतलब कि ये जो आपका 15वीं शताब्दी का जो समय है, 15 सेंचुरी का है ना, 15वीं शताब्दी का, तो यूरोपीय देश, यूरोप में रहने वाले जो देश हैं, वह देश इंडिया में, एशिया में व्यापार कैसे करने आते थे, है ना। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हाँ, इसको हम लोग मैप से समझ लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। क्या था, किस प्रकार से था, इसको देखो आप लोग। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये हमारा जो है बच्चा, ये वाला इलाका, ये मैंने आपको बोल दिया कि ये हमारा यूरोप है। क्या है? ये आपका यूरोप है। ओके, और ये जो हमारा है, ये हमारा है भारत। इसको हम क्या बोलेंगे? भारत कहेंगे। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ये हमारा क्या हो गया? इंडिया हो गया। ओके, अब एक बात बताइए, यूरोप का जो, यूरोप में रहने वाले जो देश हैं, वो एशिया में आकर व्यापार करते थे, और एशिया में सबसे ज्यादा अच्छे वाला रॉ मटेरियल जो मिलता था वो भारत में मिलता था। लेकिन सवाल ये है कि जो ये आपका 14वीं शताब्दी है एवं कौन सा 15वीं शताब्दी है, इस समय व्यापार जो होता था वो किस चीज का व्यापार होता था? कुछ ना कुछ तो खरीद के लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका यूरोप है, यूरोप का अगर हम लोग जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो आपको सबको पता होगा कि यहाँ कैसी जलवायु है। यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है, एक प्रकार का सब ट्रॉपिकल वाला होता है। ठंडी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। कैसी जलवायु है? ठंडी जलवायु है। ठीक है, ठंडी जलवायु का अर्थ समझ रहे होंगे। यहाँ पर सालों भर बर्फ गिरते रहता है, लोग ठंडे में मरते रहते हैं, बड़े बड़े जैकेट ब्लेजर वगैरह पहनते रहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यूरोप में जितने भी देश हैं, इनका जो मुख्य भोजन है, बताते हैं। आखिर यूरोप के लोग एशिया में व्यापार क्यों करने आते थे? ये तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि यूरोप के लोग एशिया में व्यापार करने आते थे। और एशिया में कहां व्यापार करने आते थे? तो एशिया में जो व्यापार करने आते थे वो भारत ही आते थे। ऐसा क्यों आते थे? ठीक है, देखो, यहां के लोगों का जो मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन, जब हम मुख्य भोजन की बात करें, भोजन समझ रहे हैं ना भाई, हरियाणा में मुख्य भोजन क्या है? तो पता होगा आपके पास कि भाई रोटी है ना, और उसके साथ साथ लस्सी है ना, जिसको शीत कहते हैं। तो इस तरह का घी है, ये मुख्य दूध दही वाला देश कहलाता है, राइट। ठीक वैसे ही जो यूरोप है,
यूरोप का जो कंट्री है वहां के लोगों का मुख्य भोजन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। मतलब ये है बच्चा कि ये लोग ना मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, मांस, ठीक है, मीट खाते हैं ये लोग। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन लोग के लिए जरूरी था कि मसाले का इस पर इस्तेमाल किया जाए। किसका इस्तेमाल किया जाए? मसाले का। समझोगे बात को? यूरोपीय लोग को मुख्य भोजन क्या था? मांस था। लेकिन मांस को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए जरूरी है कि इस पे मसाले का छिड़काव हो ताकि वो लंबे समय तक संरक्षित रह सके और 1 सप्ताह तक ये चल सके, पार्टी उटी कर सके, ठीक है। लेकिन मामला तो ये है कि उस समय फ्रिज व्रिज का इस्तेमाल उतना नहीं होता था, तो ये जो आपका मसाले है, इत्तेफाक से ये जो आपका क्लाइमेट है ना ठंडी जलवायु वाला, ठंडी जलवायु में मसाला उसाला उगता नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? ट्रॉपिकल जोन चाहिए, जो भारत में सबसे अच्छा जलवायु होता है। तो हमारे देश में यूरोप के जो लोग थे वो खास करके, फिर से बताते हैं, हमारे देश में यूरोप के जो लोग थे वो भारत क्यों आते थे? तो भारत किस लिए आते थे? मसाले के लिए आते थे। मेरे ख्याल से ये बात आपको याद हो चुकी होगी कि प्रारंभ में यूरोपीय कंपनी भारत में जो व्यापार करता था 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में, वह मुख्य रूप से किसके कारण? तो मसाले के लिए। मसाला का डिमांड यूरोप में ज्यादा था क्योंकि लंबे समय तक मांस को सुरक्षित रखना चाहते थे। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या कारण। देखो, एक चीज तो और याद रखिए, सर इतना तो समझ में आ गया बात को, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं ठीक है, कि प्रारंभ में ये जो आपका यूरोप है ना, और ये आपका जो क्या है? भारत है। ओके, तो 14वीं 15वीं शताब्दी में जो व्यापार करने का मार्ग था, व्यापार मार्ग, भाई किस तरह से मार्ग ये करते थे? तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में, 14 और 15 सेंचुरी में यूरोपीय लोग या यूरोपीय देश के लोग खास करके जब इंडिया आते थे तो वह मुख्य रूप से 2 रास्ते का प्रयोग करते थे। एक रास्ता था जो स्थल मार्ग था। कौन सा मार्ग? स्थल मार्ग। ये आपका लैंड वे था, मतलब जमीन वाला रास्ता था। और एक रास्ता था जो वह था आपका समुद्री मार्ग। कौन सा मार्ग? समुद्री मार्ग। फिर से आपको बता दें, यूरोप के लोग जब व्यापार करने आते थे तो वह स्थल मार्ग का और समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक बात बताओ, इंडिया का ये वाला एरिया जो है आपका नॉर्थ वाला, ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो भाई सिंगल तो आप आ सकते हो, लेकिन 10 टन सामान लेकर यहां से नहीं जा सकते हो। 1 क्विंटल आप सामान ऊपर से सिर पे लाद कर नहीं ले जा सकते हो। तो इसके लिए जरूरी था कि यदि यहां से सामान लेकर जाना है, गुड्स लेकर जाना है, तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो सामान को ढो सके। क्लियर यहां तक? तो सबसे सुविधाजनक जो रास्ता था यूरोपीय लोगों के लिए, वह रास्ता था आपका कौन सा? समुद्री मार्ग वाला रास्ता था। कौन सा मार्ग? समुद्री मार्ग। इसको सी वे कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं कि सर 14वीं से 15वीं शताब्दी में यूरोप के लोग भारत कैसे आते थे, किन रास्तों का प्रयोग करते थे। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बार रास्ता देखते हैं। देखो भाई, एक तो रास्ता ऐसा था जो मुख्य रूप से अरब सागर में आती थी। कौन सा सागर में? अरब सागर में आता था। और एक रास्ता ऐसा था जो मुख्य रूप से लाल सागर से होकर आता था। कौन सा सागर? लाल सागर, रेड सी इसको कहते हैं। ओके, ये जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है, इसको तो हम लोग बोलेंगे कौन सा? अरबियन सी, अरब सागर बोलेंगे, अरब सागर। अब आपके पास में एक क्वेश्चन दिया, प्रारंभ में यूरोपीय लोग किन 2 रास्तों का प्रयोग करते थे? तो एक रास्ता था लाल सागर और दूसरा रास्ता था कौन सा? अरब सागर। ठीक है, लाल सागर और अरब सागर, दो ही ये रास्ता था। 14वीं और 15वीं शताब्दी, 14 सेंचुरी और 15 सेंचुरी में यूरोपीय लोग इंडिया जो आते थे वह रेड सी के द्वारा और एक कौन सा? अरब सागर के द्वारा। लेकिन समस्या ये है कि आखिर इसमें कौन सा रास्ते का इस्तेमाल ये लोग ज्यादा करते थे। तो देखो, ये जो लाल सागर है ना, कौन सा सागर? लाल सागर। इस लाल सागर की एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या समस्या है भाई?
ये ना सालों भर इसमें से व्यापार नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि क्योंकि ठंड के मौसम में ठंड के मौसम में ठंड के मौसम में क्या होता था? तो ठंड के मौसम में बर्फ जम जाती थी, बर्फ जम जाती थी। अब आप बताओ मैंने क्या सिखाया? यूरोपीय कंपनी के जो लोग थे या यूरोपीय कंपनी के जो व्यापारी थे वो ज्यादातर लाल सागर का प्रयोग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? 6 महीना तो व्यापार होता था, लेकिन 6 महीना व्यापार ठप हो जाता था क्योंकि इसमें बड़े 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 बर्फ जम जाते। अब नौका तुम धूम 3 जैसा तो उठा के नहीं लेकर पार हो जाओगे भाई, बर्फ अगर जम गया तो नौका पार नहीं होगा। इस वजह से ज्यादातर यूरोपीय लोग किस सागर का इस्तेमाल करते थे? अरब सागर का इस्तेमाल करते थे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी किन दो रास्ते का प्रयोग करते थे? तो बच्चे आपको याद ये रखना है कि दो रास्ते का प्रयोग करते थे। एक आपका था लाल सागर और दूसरा था अरब सागर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें छलांग नहीं लगा देना है। लाल सागर पता चलता होगा कि ठंड के मौसम में बर्फ जम जाती है, तो ज्यादातर किस रास्ते का प्रयोग होता? अरब सागर का। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। देखो ये अरब सागर है ना, अरब सागर, अरब सागर का इस किनारे में यहां पर एक छोटा सा देश था। इस देश को हम लोग बोलते हैं बच्चा तुर्की। क्या बोलते हैं? तुर्की बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसको टर्की कहते हैं। एकदम अरब सागर के किनारे था। क्लियर? तो यहाँ के लोग, यूरोप के लोग, यूरोप महाद्वीप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें आपका कौन सा, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सभी आपका यूरोपीय कंट्री है। तो यहाँ के व्यापारी जब अरब सागर जाते हैं और अरब सागर से होते हुए कहाँ, गुजरात को पार करते हुए जब भारत में आते हैं, तो यहाँ के मसाले वसाले लेकर यूरोप के मार्केट में बेचते थे। यूरोप के मार्केट में मसालों की खूब डिमांड थी क्योंकि हर एक व्यक्ति मांस को लंबे समय तक संरक्षित रखना चाहता था, सेफ रखना चाहता था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। जब यूरोपीय लोग इधर से आना बंद हो गया, तो ये जो तुर्की है ना, तुर्की जिसको हम टर्की कहते हैं, तो यहाँ के जो मुसलमान वर्ग है, ओटोमन साम्राज्य कहते हैं, इन मुसलमानों ने, यहाँ के रहने वाले तुर्की साम्राज्य ने क्या कहा कि भाई हम लोग के सामने से ही व्यापार जाता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना हम लोग इस रास्ते को ही क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इस रास्ते को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो तुर्की साम्राज्य ने अपनी सेनाओं को इस स्थान को बंद कर दिया और ये जो स्थान था इसको बोलते थे कस्तूनतुनिया। कस्तूनतुनिया, ठीक है, क्या बोलते थे इसको, कस्तूनतुनिया। आ जाओ, अब बताओ अरब सागर पर किन देश का अधिकार हो गया? तो उत्तर क्या देंगे, तुर्की का। किस स्थान पर इसने अपने सैनिकों को मतलब अधिकार करने के लिए हुकूमत दिया या ऑर्डर दिया या आदेश दिया? तो उस स्थान को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, कस्तूनतुनिया। और इस तरह से यूरोपीय जो लोग थे, यूरोपीय जो व्यापारी थे, वो भारत आने से बंद हो गए, भारत आने से वंचित हो गए। किसके कारण? तुर्की के कारण। क्योंकि तुर्की के जो साम्राज्यवाद का जो नेता था उसने खास करके मतलब जो वहां के लीडर था उसने इस जगह को बंद कर दिया, यहाँ आर्म्ड फोर्सेस डाल दिया और ये बोला कि यदि किसी व्यक्ति को कोई भी सामग्री चाहिए तो हम भारत से ला कर देंगे, तुम यहां से लेकर जाना। इसका मतलब क्या था, फायदा कमाना चाहता था कि हमारे गली से होकर कोई क्यों जाएगा। देखो हुआ ये था, ये जो तुर्की है ना, तुर्की वालों ने क्या कहा कि भाई भारत से 2 रुपया में सामान लेता और जाकर यूरोप वाले को 5 रुपया में बेचता, तो नुकसान हो रहा था यूरोपियों का कि भाई वो तो 2 रुपया का सामान था, 5 रुपया में मुझे बेच रहे हो। तो तुर्की साम्राज्य ने अपने आप को मालामाल करने के लिए, ज्यादा अमीर करने के लिए रास्ते को बंद कर दिया। अब यूरोप के मार्केट में तंगी आ गई, मसाला पहुंचता ही नहीं। तो सारे यूरोपीय कंट्री ने ये कहा कि भाई यदि हमें मसाला चाहिए, यदि हमें कच्चा माल चाहिए, तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कहां जाने के लिए? भारत जाने के लिए। तो यूरोपीय जो देश हैं वह खास करके एक दूसरे रास्ते की खोज करेंगे। आपको दिमाग में ये आना चाहिए
कि वह रास्ता कौन था और कैसे बनाया गया। चलिए यहां तक आपको कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखो ये हमारा हो गया बच्चा यूरोप, अभी अभी आपने सीखा, ठीक है। ये वाला जो इलाका है, ये मैं हिंट्स के लिए बना रहा हूं, यह आपका हो गया अफ्रीका। क्या हो गया ये आपका अफ्रीका। और ये वाला जो हमारा देश है, ये हमारा अपना देश हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत। और ये हमारा कौन सा सागर हो गया, हिंद महासागर। और ये हमारा क्या हो गया, अरबियन सी। और ये हमारा क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब यहां के लोगों को यहां पहुंचना है, बीच में एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है ना। तो देखो यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक महासागर है, हम इसे कहते हैं बच्चा अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं इसको, अटलांटिक महासागर। समझिएगा बात को, ठीक है। बताओ यूरोपीय लोग, यूरोप के व्यापारियों को दूसरा रास्ता खोजने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो आप क्या उत्तर देंगे, क्योंकि तुर्की साम्राज्य ने अरब सागर पर अधिकार कर लिया था। क्लियर। ऐसे में यूरोपीय लोगों को मसाला मिलना बंद हो गया, जिसके कारण वहां के लोगों ने को यह जरूरत महसूस हुआ कि अब हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा भारत जाने के लिए। अब सवाल यह है कि यूरोप इतना बड़ा देश है, इसमें कौन सा ऐसा देश था जो सबसे पहले रास्ता, महासागरों में रास्ता खोजने के लिए क्या किया, कदम उठाया। तो एक बात बताओ, अगर आपको ये कोई कह दिया जाए कि भाई रोहतक में सोने का भंडार है, इसके धरती के नीचे, कौन आदमी इसको खुदाई करेगा? तो वही आदमी करेगा जिसके पास पूंजी रहेगा, कैपिटल रहेगा, कि भाई खुदाई करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो उस समय भी ऐसा ही था कि कौन ऐसा राजा है, कौन ऐसा देश है जो अपना पूंजी लगाएगा, लेबर लगाएगा और महासागर में रास्ता खुदवाएगा। मतलब जो महासागर है, जो ओशंस है, उसमें रास्ता खोजने का काम करेगा। तो ऐसे में जरूरी था कि एक तो पहले उसके पास टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा उसके पास वर्कर चाहिए। और तीसरा उसके पास सबसे पहले क्या चाहिए, रुपया पैसा चाहिए। तो एक थोड़ा सा याद रखो कि जो व्यक्ति नदी के किनारे रहता है, इमेजिन कीजिएगा, जो व्यक्ति नदी के किनारे रहता है, उसको नौका चलाना, उसको मछली पकड़ना और तैरना आएगा। क्यों? क्योंकि उसको डेली नदी में जाना है। जिस इन्वायरमेंट में जो रहता है ना, वो सीख जाता है। ठीक वैसे ही ये जो आपका यूरोप है ना, यहां पर एक छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल अटलांटिक महासागर के तट पर किनारे। इस देश को हम लोग बोलते हैं पुर्तगाली, या पुर्तगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुर्तगाल। और 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो गया था। एक डायरेक्शन कंपास कहते हैं, इसका आविष्कार कर दिया था, जो डायरेक्शन बताता था, जो दिशा सूचक यंत्र था, ठीक है। और दूसरा, यहाँ का पुर्तगाल जो देश है, यहाँ का एक राजा है जिसका नाम था बच्चा, क्या नाम था, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। इसका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था इसका, प्रिंस हेनरी इसका नाम था, याद रखिएगा। क्या नाम था इसका, प्रिंस हेनरी, ठीक है। क्या नाम था इसका, प्रिंस हेनरी इसका नाम था, ठीक है। तो उम्मीद करते हो आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो ये प्रिंस हेनरी है, इसके अंदर एक खास बात ये था, ये चाहता था कि यदि मैं रास्ता पहले खोजा, क्या खोजा, यदि मैं रास्ता पहले खोजूंगा तो मैं मालामाल सबसे पहले होऊंगा और पूरे देश पर शासन करूंगा। तो प्रिंस हेनरी एकदम युवा है, यंग है, और इसके अंदर वो जज्बा है किसी काम को करने का, कि आज तो मैं एकदम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और सबसे पहले राजा हम ही बनेगा, पूरे देश पे शासन करेंगे। तो प्रिंस हेनरी ने अनाउंसमेंट किया कि भाई हमारे देश में जो भी व्यक्ति रहता है, यदि कोई महासागर में नया रास्ता खोजेगा और कहां जाने के लिए, भारत जाने के लिए, तो हम उसे इनाम देंगे। अब ऐसा था कि पुर्तगाल का हर एक व्यक्ति जो पुर्तगाल में रहता ना, उसको नौका चलाने आता, हमेशा महासागर में ही जाते आते रहता था। तो ये कह रहा कि ये कौन सा काम दे दिया यार, रास्ता खोजने का, हम तो डेली महासागर में ही जाते हैं। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, रास्ता खोजने का जिम्मेदारी ले लिया। और ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति अटलांटिक महासागर का चक्कर काटना शुरू किया। तो उस व्यक्ति का नाम था, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, ब्रोथो लेम्यू डियाजा।
क्या नाम था इसका? बार्थोलोम्यू डियाजा। ओके, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाजा, और ये बार्थोलोम्यू डियाजा अटलांटिक महासागर का चक्कर काटते हुए, भाई अटलांटिक महासागर का चक्कर काटते हुए भारत को खोजने निकला, लेकिन ये व्यक्ति यहां तक पहुंचा और इस जगह पर रुक गया। नौका लेकर आया था। एक बात बताओ, यहां से अगर यहां तक गया है बार्थोलोम्यू डियाजा, तो इसका डायरेक्शन तो इसको पता हो गया, और इसको ये पता था कि इस दिशा में अगर हम जाएंगे, ये दिशा आपका क्या पड़ता है? डायरेक्शन ईस्ट, और ये क्या पड़ता है? वेस्ट। क्या पड़ता है ये आपका? वेस्ट। कि अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो एक महासागर मिलेगा जिसे हिंद ओशन कहा जाता है, हिंद महासागर कहा जाता है, और इसी में तो भारत आपका क्या है? स्थित है। तो जिस रास्ते की इसने पहचान किया, आइडेंटिफिकेशन जिसका दिया, इंडिकेट किया, इस रास्ते को इसने एक नाम दिया केप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि केप ऑफ गुड होप रास्ते का पहचान, रास्ते का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोम्यू डियाजा। ठीक है, किस महासागर में ये खोजा गया? अटलांटिक महासागर में खोजा गया। किस महाद्वीप का चक्कर काटा गया? ये कौन सा महाद्वीप है बताओ? अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटा गया। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि महासागर में रास्ता खोजने का काम किस देश ने किया, तो पुर्तगाल ने किया। किस राजा ने किया? तो प्रिंस हेनरी ने किया। ये वन लाइनर पॉइंट आपका बन रहा है फटाफट, उसी में से तो आ रहा है। इसी को तो क्रीम पॉइंट कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका, इन दोनों के बीच में कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। और पुर्तगाल ही एक ऐसा देश था जो समुद्र के किनारे रहता था, और इसके राजा ने यह बेड़ा उठाया कि हम अटलांटिक महासागर में रास्ता खोज के निकालेंगे, और यह रास्ता खोजने का काम किसने किया? बार्थोलोम्यू डियाजा। समझ रहे होंगे बात? तो जो ये आपका बार्थोलोम्यू डियाजा जो है, जब इस रास्ते को खोज निकाला, तो यहां तक पहुंचने के बाद जिसको हम मुख्य रूप से ये एरिया को एक नाम दिया, इसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं इसको? केप ऑफ गुड होप। तो इसका क्वेश्चन क्या आपको बन सकता है? पहला क्वेश्चन कि महासागरों में सबसे पहले रास्ता खोजने का काम किस देश ने किया, तो आंसर देंगे पुर्तगाल ने। किस राजा ने किया, तो आंसर देंगे प्रिंस हेनरी ने। किस महासागर में खोजा गया, तो क्या नाम देंगे? अटलांटिक महासागर में। और किस महाद्वीप का चक्कर काटा गया? अफ्रीका महाद्वीप का। वह व्यक्ति कौन था जिसने रास्ता खोजा? तो उस रास्ते का खोजने वाला व्यक्ति कौन है? बार्थोलोम्यू डियाजा। ठीक है, और इस रास्ते का नाम क्या किया गया? जैसे बच्चा छोटा जब जन्म होता है तो उसके मम्मी पापा उसको नामकरण भी कर देते हैं, करते हैं ना? ठीक उसी तरह से इस व्यक्ति ने इस रास्ते का नाम दिया। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आशा अंतरीप द्वीप बोलते हैं। अब आपको मैंने ये काम कर दिया। क्या काम किया पता है? आपने को मैंने बोला कि कैसे क्रीम पॉइंट निकालना है। अब आपके पास ये डायग्राम का लेक्चर अगर आप सुन लिए और इससे रिलेटेड आपको बोल दिया जाए कि भारत आने में सबसे पहला कौन सा देश खोजा रास्ते को, तो आंसर तो आप पुर्तगाल बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि रास्ता कौन सा बनाया गया, तो उस रास्ते का नाम था बार्थोलोम्यू डियाजा। बहुत जटिल क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर कसम खा ले कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो आपसे पूछ देगा बताओ बार्थोलोम्यू डियाजा ने किस वर्ष खोजा था? तो कोई बात नहीं, हम तो आपके मार्गदर्शन के बाद यहाँ लिख देते हैं 1486 ईस्वी में इस रास्ते की खोज हुई थी, जिसका नाम क्या था? केप ऑफ गुड होप। अब इसी रास्ते का प्रयोग कौन करेगा? वास्को डी गामा करेगा। इसके पहले कौन करेगा? कोलंबस करेगा। जब कोलंबस भारत को खोजने निकला ना, तो गलती से पहुंच गया कहां? अमेरिका। तो इसलिए कहा जाता है अमेरिका की खोज किसने कर दिया? कोलंबस ने। फिर कौन आएगा इस रास्ते से? वास्को डी गामा। लेकिन अभी कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। अब आपके क्लास में आपको यह समझना है कि वास्को डी गामा भारत कैसे आया, किस रास्ते से आया, किस जगह पर अपना नौका रोका। ये सब जानने के लिए विद्या भारती गुरुकुल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।